very warm welcome to all of you in this session of history learning. Friends, once again I am between you with some other important concepts and ideas of history that is very crucial from the perspective of NET JRF examination. आगे बढ़ने से पहले मैं एक करेक्शन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पिछले लेक्चर में एक करेक्शन है कि वहां पे हमने बात की जब इंडिया गेट की, तो उस पर जो नेम्स उस पर कार्व्ड हैं वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 और जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था उसके जो मार्टियर्स हैं उनका नाम उस पर उकेरा गया है. सो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में दिल्ली के जो अलग अलग सिटीज़ टाइम टू टाइम वहाँ पे डेवलप हुए उसके बारे में स्टडी स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट नहीं हो सका था. उसे इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और देन हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड ऑफ स्टडी क्या है, उसके किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री को दो अलग अलग तरीके से, और एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं अपना. तीसरी बात जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि कालिदास के जो कंपोजिशंस हैं उनको लेके स्टूडेंट को याद रखने में या उनमें किस तरह के थीम्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको लेके भी हम बात करेंगे कि कैसे उसको इस तरह से स्टडी किया जाए कि वो हमें याद रहे, कंफ्यूज ना हो जब हम पेपर देने जाते हैं. स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. यहाँ पे एक मैंने चार्ट ड्रॉ किया आपके लिए. इसमें 8 अलग अलग सिटीज़ जो टाइम टू टाइम डेवलप हुए दिल्ली में, उनके जो इस्टेब्लिश करने वाले थे रूलर थे या कोई किंगडम था, तो उसका नाम भी है और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सी वर्ड है इसका मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली के लिए कुछ होता है जो शिरका. तो चूँकि जब हम कंफर्म नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली 11th सेंचुरी में हुआ या 10th सेंचुरी में हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे ये सी यूज़ किया गया है. ये किला राय पिथौरा प्लस महरौली का जो एरिया है तोमार्स एंड चाहमान के टाइम में जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. साथ में सीरी फोर्ट, तुगलकाबाद और जहाँपना नगर जो है इसके बारे में भी हमने बात की थी. आज हम बाकी जो 4 शहर हैं इसके बारे में बात करेंगे. आप देखिए कि यहाँ पे जो ये 4 सिटीज़ हैं ये 14th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुए हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अपने जो ये टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो रूलर्स ने काफ़ी यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए और नई पॉलिसीज़ लेके आए इस वजह से भी, और ये नई जो सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई इसकी वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. इसके बाद दीनपना जो शेरगढ़ के नाम से भी जाना गया, और जो शाहजहाँबाद है, जो नई दिल्ली है, लुधियाना दिल्ली, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ये 5th सिटी है जो इसको फिरोजाबाद भी कहते हैं, फिरोज शाह कोटला कहते हैं. कोटला जो है इसका वर्ड का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, वो एक सिटाडेल या गढ़ होता है. तो ये एक गढ़ जैसा था. यहाँ पे आप ये जो फिगर है इसमें देख सकते हैं कि ये एक पिलर है. ये वही पिलर है जो अशोका ने जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में टोपरा कलां करके जगह है वहाँ पे इरेक्ट किया था. बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली शिफ्ट किया. और कला और खुर्द जो दो वर्ड हैं, इसको आप कंसेप्ट को यहाँ पे ऐड कर लें कि कला जो है, ये दोनों वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशन वर्ड्स हैं, गांव के लिए यूज होते थे. खुर्द जो होता है छोटे गांवों को कहते हैं, और जो कला हैं वो बड़े गांव. एक ही नाम के 2 गांव कई बार होते हैं, तो खुर्द उसका छोटा जो गांव होगा उसको कहेंगे, कला जो बड़ा गांव होगा. साउथ इंडिया में इसके लिए उड़ और तनीउर 2 वर्ड यूज होते थे. तनीउर जो है जो बड़े गाँव हैं उनको तनीउर कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस बारे में. और जो उड़ जो छोटे गाँव होते थे उनको कहते थे. फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया है ये. और फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए. खासकर आज का जो हरियाणा का एरिया है वहाँ पे उसने बहुत काम किया था इरिगेशनल डेवलपमेंट के लिए. उसने जौनपुर सिटी, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, इस तरह के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ उसने डेवलप किए थे. और ये पहला सिटी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो बैंक ऑफ यमुना पे डेवलप किया गया था. बाकी जो है वो आज के साउदर्न दिल्ली में है, जबकि ये जो है वो बैंक ऑफ यमुना पे इस्टेब्लिश था. और ये यहाँ पे एक हमें सर्कुलर स्टेप वेल मिलता है, जो सर्कुलर बावली बोलते थे, वो यहीं पे है दिल्ली में सिर्फ एक जगह, बाकी और है नहीं कहीं वो. इसके अंदर एक जामी मस्जिद है. इसी जामी मस्जिद में इमादुल मुल्क के इशारे पे आलमगीर सेकंड को एसासिनेट कर दिया गया था. आम जनता ने एक तरह से जो लिंच कर दिया था उसे. ये 1754 to 59 तक इसने रूल किया था और यहाँ पे इसे लिंच किया गया. ये जामी मस्जिद आज भी एक्टिव है, यहाँ पे आज भी लोग नमाज़ करते हैं.
और इस ये बहुत कहा जाता है कि अपने टाइम का बहुत खूबसूरत एक एस्थेटिक आर्किटेक्चर था। तो इसको इसको देख के जो तिमूर लेन जो 1398 के आसपास आया था इंडिया में, उसने क्या किया कि समरकंद में एक सिमिलर इसका डुप्लीकेट एक मॉस्क बनवाया था। ये एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइंड है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू वंस अगेन कि इन वर्ड्स को आपको फर्दर रिसर्च करना है। कोटला में एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम, जो सेकंड ओल्डेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया है। द फर्स्ट ओल्डेस्ट स्टेडियम इज़ द ईडन गार्डन इन कोलकाता। इसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1883। सो ये फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। ये 5th सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अशोकन पिलर जो टोपड़ा कला में था यमुनानगर में, उसे इस्टेब्लिश किया गया है, जो आज भी है यहाँ पे इरेक्टेड फॉर्म में। अब हम अगले 6th सिटी की तरफ चलते हैं। ये दीनपनाह नगर या शेरगढ़, पुराना किला या इंदरपट। ये इंदरपट वर्ड जो है ये 1913 तक यहाँ इस पुराना किला के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पे माना जाता है कि जो इंद्रप्रस्थ जो महाभारत पीरियड में जो सिटी था या कैपिटल था कुरुवंश का, वो जो आज का जो ये पुराना किला एरिया है यही है। बीबी लाल ने, जो ब्रजवासी लाल जो बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, इन्होंने यहाँ पे एक्सकैवेशन किया। और बीबी लाल जाने जाते हैं कि महाभारत के साइट्स ढूंढने के लिए। तो इन्होंने जब यहाँ पे एक्सकैवेशन किया तो हम इनको PGW जो पेंटेड ग्रे वेयर है उसके बहुत सारे एविडेंस मिले। और जो पेंटेड ग्रे वेयर का जो टाइम पीरियड है वो मेटल जो आयरन एज है उसके साथ मैच करता है। तो ये कोई 1000 BC के आसपास जाता है, जिसकी वजह से महाभारत पीरियड में इसका किस तरह का आर्कियोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें नहीं मिलते। तो हम स्ट्रांगली इस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, बट रिसर्च इज गोइंग ऑन। यहाँ पे 1000 BC से लेके आज तक का एक कंटिन्यूस हैबिटेशन का जो लेयर्स है वो हमें मिलता है एक्सकैवेशन में। ये जो दीनपनाह नगर है ये हुमायूं ने फाउंड किया था, जो सेकंड गुरकनी एम्परर था। गुरकनी एम्परर इनको इसलिए कहते थे कि ये तिमुरिद वंश के तैमूर के वंश से संबंध रखते थे। तो इस वर्ड को आप फर्दर रिसर्च करेंगे कि गुरकनी क्यों कहते थे, कि क्या इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है, और ये जो मुग़ल लोग थे क्यों यूज़ करते थे और अपने आप को गुरकनी कहना ज़्यादा पसंद करते थे। बाद में शेरशाह सूरी ने इसको 1540s में इसको ध्वस्त कर दिया और उसके ऊपर शेरगढ़ करके अपना इस्टेब्लिश किया किला। और उसका लड़का हुआ सलीम शाह ने भी सलीमगढ़ करके एक अपना इसमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन करवाया था। वही सलीमगढ़ लोकेशन है जहाँ पे जब INA के जो लीडर्स थे उनको ट्रायल के पहले 1944-45 में उनको वहाँ पे रखा गया था, और उसको आज स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप फर्दर रिसर्च करें, देखिए कि कौन कौन से वो लीडर थे जिनको यहाँ पे ट्रायल से पहले रखा गया था। 1556 में जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसने बैटल ऑफ तुगलकाबाद या बैटल ऑफ दिल्ली में अकबर को हराने के बाद उसने यहाँ पे गद्दी संभाली, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो गद्दी पे रह नहीं सका और पानीपत के युद्ध के बाद वो हार गया और मृत्यु हो गई उसकी। जो जापानीज डिटेनीज थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उन्हें भी इसी दीनपनाह नगर में रखा गया था, इसके लिए भी जाना जाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और आपको इसकी इम्पोर्टेंस को भी बता रहा है कि ये जो क्यों हम पुराना किला को आज याद रखें। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से पुराना किला या शेरगढ़ हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, उस टाइम जो रिफ्यूजीज आए थे उनको भी यहीं पे रहने को मिला जगह, और यहीं पे उन्होंने किसी तरह अपना गुजर बसर किया काफ़ी लंबे समय तक। यहाँ पे एक किला, एक कुहना मॉस्क भी है जो आज भी एक एस्थेटिक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और कहते हैं कि शेर मंडल करके एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनवाया गया था जो कि बाबर ने बनवाया था ऑब्जर्वेटरी पर्पस से। और साथ में माना जाता है, हिस्टोरियंस मानते हैं कि हुमायूं जो था, अगर वो जो था एक मैन ऑफ लेटर्स था, वाइज अगर नहीं था वो, विजडम मतलब मैन ऑफ विजडम नहीं कह सकते तो मैन ऑफ लेटर्स तो उसको कह ही सकते हैं कि वो पढ़ने लिखने में उसका इंटरेस्ट था। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बाबर ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो ये सारी बातें हमें पता है दीनपनाह नगर के बारे में, जिसको 6th सिटी के रूप में भी जानते हैं। और ये इंदरपट जो वर्ड है ये 13 तक इसके एविडेंस हमें मिलते हैं कि इस जगह के लिए यूज होता था। तो ये एक डिबेट बना हुआ है, इसके बारे में अभी आगे और हिस्ट्री में कुछ ना कुछ नया
जुड़ेगा टाइम टू टाइम। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन है, आप उनको फर्दर रिसर्च करेंगे। चलिए हम अगले 7th सिटी की तरफ चलते हैं। ये अब सबसे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में ये दिल्ली का माना जा सकता है। इसे आज का जो पुरानी दिल्ली कहते हैं, हालांकि ये नई दिल्ली है, क्योंकि पुरानी दिल्ली तो महरौली वगैरह जो एरिया है वो काफ़ी पहले, इससे 600-700 साल पहले डेवलप हुआ था। ये 1648 में आप देखिए कि अपना कैपिटल शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, और यहीं पे यमुना के बैंक पे उसने इसको बनवाया था। यह निगम बोध घाट के बहुत करीब है। और आपको पता होगा कि शाहजहाँ के लाइफ में दारा शिकोह का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत क्लोज थे ये। और दारा शिकोह जो था वो हिंदू लिटरेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ था। तो कुछ हिस्टोरियंस ने ये क्लेम किया है, खासकर स्टीफन ब्लेक ने, कि ये जो शाहजहानाबाद बना था, इस पे हिंदू जो यहाँ के ट्रेडिशंस थे उसका और जो मान्यताएं थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे जो यहाँ के जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो डिज़ाइंस हैं अपने घर को या अपने लोकेशंस को डेवलप करने का, उसमें से एक कर्मुकर डिज़ाइन को फॉलो किया गया है जो सेमी सर्कुलर शेप को इसको देता है। तो ये आप इसको फर्दर रिसर्च करेंगे जो और कौन कौन से डिज़ाइंस हैं। दूसरी बात कि निगम बोध, निगम और आगम दो वर्ड आप देखते हैं कि यूज होता है, ये इकट्ठे यूज होता है। निगम जो वर्ड यूज होता है वो होता है कि फॉर द ट्रू नॉलेज, और लिटरली इसको वेद से कहते हैं कि जो निगम है वो वेद है, और आगम, इसके साथ जो आगम यूज होता है वो नॉन वैदिक लिटरेचर को माना जाता है। हालांकि इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। तो कहा जाता है कि ये दारा शिकोह के कहने पे या उसके इन्फ्लुएंस पे शाहजहाँ ने ये यमुना बैंक पे निगम बोध के पास कर्मुका डिज़ाइन का ये बिल्डिंग, ये पूरा सिटी डेवलप किया। सबसे पहले इसमें जो रेड फोर्ट है, किला मुबारक, उसे बनाया गया, और बाद में जो जामा मस्जिद और सारा कुछ जैन टेम्पल भी बना, एक कोतवाली चौक था जहाँ पे कि वहाँ के पुलिसिंग के लिए उसको बनाया गया था। इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ कि इसकी जो शाहजहाँ हैं इसकी 8 बेटियाँ थी। उनमें 2 लोगों का इस सिटी के आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जहाँ आरा का और रोशन आरा का। जो औरंगजेब की बेटियां हैं उनका नाम जो है वो निशा है, मेहरू निशा, जेबू निशा। बट जो शाहजहाँ की बेटियां हैं उनका नाम में आरा है। कैसे इसको याद रखें? तो आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं दारा, और जो दारा की बहनें हैं उनके नाम के लास्ट में ए। ये एक कन्फ्यूजिंग टर्म है हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, वो कई बार याद नहीं रहता। तो आप इसको, अगर आपको दारा याद है तो आपको याद रह जाएगा। अब दारा कौन है? दारा या तो औरंगजेब का भाई है या शाहजहाँ का लड़का है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और जो जहाँ आरा, रोशन आरा, 8 बहनें थी ये इनकी ये भाई बहन थे, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और जहाँ आरा ने जो चांदनी चौक का जो कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन है, वो जहाँ आरा ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में शाहजहाँबाद में जामा मस्जिद है, जैन टेम्पल है, कश्मीरी गेट है। कश्मीरी गेट की लोकेशन ऐसा है जहाँ पे कि जो नॉबल्स थे वो रहते थे, और माना जाता है कि दारा शिकोह भी यहीं कहीं रहता था। बाद में उस बिल्डिंग को डेविड ऑक्टर लोनी ने कब्जा कर लिया था, और आगे वो फिर उसको डिवेस्टेट कर दिया गया बाद में। खाजंची हवेली था ये, जो आज का जो रेड फोर्ट, उसके सामने का जो रोड है वो पूरा का पूरा बैंकर्स का रोड था, उस पर बैंकर्स के बिल्डिंग थे उस टाइम के। तो एक खाजंची हवेली भी है वहाँ पे, एक शालिग्राम करके हुआ एक बैंकर वहाँ का, बहुत फेमस, जो यूरोपियन पीरियड, जो कॉलोनियल पीरियड है उस टाइम में फेमस हुआ। इसी रोड पे कोतवाली चौक है जहाँ पे कि गुरु तेग बहादुर वो की शहीदी हुई थी, और उनके जहाँ पे मार्टियर हुए थे वहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज है आज। तो आप इसको चेक करेंगे किसके टाइम में इनको एग्जीक्यूट किया गया और क्यों किया गया। ये एक फर्दर आपके स्टडी के लिए एक टॉपिक है, ये भी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857, जो काफ़ी वृहद था संघर्ष, उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया फिर से पूरे एरिया पे फिर से, तो उन्होंने इस पूरे शाहजहानाबाद को ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। माना जाता है कि लगभग 90% बिल्डिंग्स जो थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये इसका पहले का बाउंड्री था, और इसको उन्होंने, ये लाल किला को छोड़ के ये जो पूरा एरिया है इसको, और ये पूरा एरिया इसको ध्वस्त कर दिया उन्होंने। बस जामा मस्जिद रह गया और थोड़े कुछ बिल्डिंग्स रह गए। तो ये आपके जानने के लिए कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हैं जो आप फर्दर रिसर्च करें। पद्मका जैसे कर्मुका डिज़ाइन है एंशिएंट पीरियड का वास्तुशास्त्र में, वैसे पद्मका भी है जो कमल के फूल के आकार का होता है,
और आगम आगम निगम के साथ आपको रिस्पेक्टिवली उसको चेक करना है। डेविड ऑक्टरलोनी के बारे में आप स्टडी करिए और शालिग्राम के बारे में। ये आप इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और टर्म थे, क्योंकि मैं एक स्लाइड में इन सबको नहीं कर सकता था, लिमिटेशंस है कुछ, तो आप इसको फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से। चलते हैं लेटेस्ट जो 8th सिटी है दिल्ली में उसकी तरफ। ये देखिए, ये है न्यू दिल्ली, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1911 में जब कैपिटल शिफ्ट किया गया। देखिए हालांकि कलकत्ता जो था वो काफ़ी पहले से कैपिटल था, बट 1857 के बाद चूँकि दिल्ली में विरोध बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, उसके बाद जो इनका फोकस था वो कलकत्ता की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया। बट आफ्टर द टाइम ऑफ कर्जन दे डिसाइडेड कि चलो दिल्ली चलते हैं फिर से, और ये दिल्ली, उसके पीछे और भी कई सारे रीज़न थे, और इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया 1911 में। और 1912 से लेकर 29 तक ये जो न्यू दिल्ली है इसका काम चला। 1911 में एक नया डिस्ट्रिक्ट के रूप में निकल के आया दिल्ली में। दिल्ली में आज 7 मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो लुटियंस दिल्ली इसको कहते हैं, लुटियंस दिल्ली कहते हैं क्योंकि इसके जो आर्किटेक्ट थे वो एडविन लैंडस्टेयर लुटियन थे। तो और इनके साथ में एक और हर्बर्ट बेकर करके आए थे, उन्होंने भी जो आर्किटेक्ट के जो डिज़ाइंस थे वो किए। 1931 में ये जाके इनॉग्रेट होता है। आप देख सकते हैं कि कोई 20 ईयर इसको कंप्लीट करने में लगा था। इसमें बना था क्या क्या, ये अगर आप देखें तो जो लुटियन साहब थे इन्होंने इंडिया गेट, वायसराय हाउस और किंग्सवे जो राजपथ है इसको इन्होंने डिज़ाइन किया था। बेकर साहब ने सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस और जो बंगलोज़ हैं ये यहाँ पे हम अभी देखेंगे इस फिगर में, उसको डिज़ाइन किया था। इसके साथ ही कुछ और भी बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रहे थे, उसके लिए अलग अलग जो आर्किटेक्ट्स थे, लाइक जो आर्काइव का बिल्डिंग है आज का, जो नेशनल म्यूजियम है, ये भी उसी टाइम डेवलप हुआ था, और ये रेड सैंडस्टोन से बने थे जो वहाँ पे अवेलेबल था आसपास में। तो 26 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। LBG इसको कहते हैं, लुटियंस बंगलो जोन, जो ये एरिया है सारा। यहाँ अगर हम फिगर में देखें तो ये देखिए, ये जब बना था तब का है, और ये अभी लेटेस्ट आजकल क्या है। इसमें एक ये ध्यान रखा गया है कि 1/3 जो एरिया हो एटलीस्ट वो ग्रीन रहे यहाँ पे, ये ध्यान में रखा गया है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये वायसराय हाउस था जो कि आज राष्ट्रपति भवन है, ये पार्लियामेंट हाउस है। आपको एक और यहाँ पे जानकारी करनी है कि जो पार्लियामेंट हाउस है इसका जो डिज़ाइन है ये कहाँ से कॉपी किया गया है। और ये जो सड़क है सीधी, यहाँ पे आप इसमें देखिए ऊपर वाले में कि ये जो सड़क जा रही है इसको कहते हैं राजपथ, ठीक है। और ये 2 बिल्डिंग्स है इसके साथ में, आपको दिख रहे होंगे। जो नॉर्थ, जो आपके राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, इसको नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ में है रोड के, और ये इधर साउथ में है। इसमें सेक्रेटरीट है बेसिकली, ये सचिवालय है आज का। और ये जो नॉर्थ वाला है इसमें इंटरनल अफेयर के सारे डिपार्टमेंट हैं, लाइक होम अफेयर्स, फिनांस मिनिस्ट्री। और ये जो साउथ वाला है इसमें PMO है, इसमें डिफेंस है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर है। तो इस तरह के इसमें ऑफिसेज हैं। और ये पूरा का पूरा अब तो ये एरिया भर चुका है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। और ये रोड्स देखिए किस तरह से सीधी सीधी सर्कल्स पे जा रही हैं। और ये जो एरिया है ये यहाँ पे बंगलोज बने थे जो आज के डेट में सेंटर ऑफ पावर है। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, जो वाइस प्रेसिडेंट, सब लोग यहीं पे रहते हैं इसी जोन में। तो इसको ये जो लास्ट डेवलप्ड सिटी है इन दिल्ली में वो ये कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पार्लियामेंट है और ये आज का प्रेसिडेंट हाउस है। और ये जो सीधी सड़क है इसी के दूसरे एंड पे इंडिया गेट है। इसमें एक और छोटी सी बात मैं बता दूं कि जब ये बनाया जा रहा था तो ये ख्याल रखा गया कि जो प्रेसिडेंट हाउस, जो वायसराय हाउस है, उसका जो हाइट हो वो जो रेड फोर्ट है उससे ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि रेड फोर्ट उस समय सबसे ऊंचा बिल्डिंग था जो दिख रहा था पूरे दिल्ली से, तो उससे थोड़ा ऊंचा रखा जाए। तो ये एक इसमें एक इंटरनल जानकारी मिलती है हमें कई बार। और ये 8 सिटी था, तो इसी के साथ हमने 8 सिटी डिस्कस किए अलग अलग दिल्ली के। ये जो हमने अभी स्टडी किया ये हमने हॉरिजॉन्टल स्टडी किया। देखिए हमने दिल्ली को पकड़ लिया और दिल्ली में जो सिटीज़ डेवलप हुए टाइम टू टाइम, एंशिएंट टाइम से लेके आज 20th सेंचुरी तक, उसको डिस्कस किया। तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेक्निक है स्टडी करने का। एक स्टडी होता है वर्टिकल टेक्निक होता है स्टडी करने का, तो हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ मैंने एक मेथड ऑफ स्टडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे थोड़ा सा के साथ डिस्कस करना चाहा है। इसमें देखिए किस तरह से है। यहाँ ये जो 0 है, मान लें कि इसके आगे AD एनो डोमिनी का एरिया है लोकेशन, और ये पूरा एरिया जो है ये BC का है, बिफोर कॉमन एरा, और ये कॉमन एरा है। तो यहाँ से आप स्टार्ट होते हैं, इसमें अर्ली सेंचुरीज़ है, फिर गुप्ता पीरियड है, पोस्ट गुप्ता है, अर्ली मेडाइवल, सल्तनत पीरियड, मुगल, कॉलोनियल पीरियड, इम्पीरियल पीरियड और
पोस्ट इंडिपेंडेंस, 9 टॉपिक्स यहाँ आते हैं। और इधर अगर हम चलते हैं तो पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, बुद्धिज़्म, लेटर वैदिक और ऋग्वैदिक, 5 यहाँ आते हैं। टोटल कितने बनते हैं ये? 14। तो हॉरिजॉन्टली ये हम हिस्ट्री को ना 14 अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमने जो किया क्या है, हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक मिल साहब ने कहा कि यहाँ पे डिवीज़न कर दो, तो हमने इसको एंशिएंट कर दिया। फिर यहाँ कहीं से हमने इसको उठाया अर्ली मेडाइवल या मेडाइवल से, और इसको मेडाइवल कर दिया इस पीरियड को, और फिर यहाँ से हमने उठाया इसको मॉडर्न कर दिया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो आप देखेंगे तो आप इस तरह वाटर टाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी, जो पॉलिटिक्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरह ब्रेक नहीं होता है। तो आप इसको खुले रूप में देखिए तो आप इस तरह कोई 14 अलग अलग सब कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो आप वर्टिकली देखेंगे तो ये 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी विषय होगा तो इसी एक 7 का हिस्सा होगा। जो ज्योग्राफी का हिस्सा होगा, या ज्योग्राफी मीन्स की जो लोकेशन था उस टाइम का, ऋग्वेद का लोकेशन क्या था, ऋग्वेद के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिल रहे हैं, वो ज्योग्राफी में आएगा। सोसाइटी का किस हिस्सा आएगा, पॉलिटिकल होगा, कुछ कल्चरल होगा, कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा, कुछ रिलीजन होगा, और कुछ इकोनॉमी का हिस्सा होगा। तो इस तरह से ये 14 पीरियड हैं और ये 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसी में से अलग अलग टाइम पे आप पढ़ते हैं। एक और स्लाइड में आपको नेक्स्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, इसमें देखते हैं। अब इसमें देखिए वही स्लाइड है बेसिक, उसमें यहाँ पे बस ग्रिड बना दिया गया है। ये 14 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है। मैं ये दावा करता हूँ कि हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इसी किसी एक ग्रिड से क्वेश्चन आता है। ये दिख रहे हैं, ये कितने ग्रिड्स हैं? ये हैं टोटल 98 ग्रिड्स। हॉरिजॉन्टली चूंकि ये 14 है और वर्टिकली 7 है, तो 14 × 7 = 98। वो क्या पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन में? या तो लेटर वैदिक का इकोनॉमी पूछ लेंगे, या मॉडर्न का सोसाइटी पूछ लेंगे, या आपसे गुप्ता का रिलीजन पूछ लेंगे। यही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम पढ़ते कैसे हैं? जनरली हिस्ट्री के स्टूडेंट हम क्या पढ़ते हैं? हमने मान लीजिए कि मॉडर्न पीरियड उठाया, तो हमने मॉडर्न पीरियड में सोसाइटी भी पढ़ा, हमने मॉडर्न में रिलीजन भी पढ़ा, और हमने कल्चर भी पढ़ा। लेकिन एक और पढ़ने का तरीका है कि हम अगर सोसाइटी को उठाएं, और हम सोसाइटी को उठाएं ऋग्वेद से और उसको लेके आ जाएं गुप्ता तक, फिर गुप्ता से उठाएं और फिर लेके आ जाएं मुगल तक, फिर मुगल से उठाया और लेके आ गए पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। कोई एक सोसाइटी का पार्ट, मान लीजिए कि स्टेटस ऑफ वुमन पे हमने बात की, हमने उठाया कि भाई ऋग्वेद में स्टेटस ऑफ वुमन क्या था, और हम आगे फिर बुद्धिज़्म में क्या था, फिर मॉडर्न में क्या था, फिर पोस्ट मॉडर्न में क्या है, गुप्ता में क्या है। इस तरह से ना इसको हॉरिजॉन्टल स्टडी कहते हैं। हम यहाँ से उठाएंगे और 2020 तक आ गए कि भाई 2020 तक स्टेटस ऑफ वुमन में किस तरह से गिराव चढ़ाव आए, क्या अच्छा या बुरा रहा। ज्योग्राफी भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऋग्वेद का लोकेशन कहाँ था, लेटर वैदिक का लोकेशन क्या हो गया। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स बनते हैं। जब आप दोनों तरह से पढ़ लेते हैं, वर्टिकली भी, जब ये भी पढ़ना जरूरी है जब आप पढ़ते हैं, ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ तो आप पढ़ते ही हैं। कोई भी आप गुप्ता जब स्टार्ट करेंगे तो आप गुप्ता में ही आप सब कुछ पढ़ेंगे कि चलो उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या मिलता है, कि हमें टेम्पल के एविडेंस मिल जाते हैं, रिलीजन के बारे में पता चल जाता है, इकॉनमी उनका किस तरह से फ्लॉरिश हो रहा था वो पता चल जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि अगर आपको समझना है हिस्ट्री को, तो आपको समझना होगा कि इकॉनमी जो गुप्ता का इकॉनमी है, गुप्ता पीरियड का, और उसके बाद जो इकॉनमी हर्ष के टाइम का है, और जो इकॉनमी अलाउद्दीन खिलजी का है, जो इकॉनमी मोहम्मद बिन तुगलक का है, जो इकॉनमी अकबर का है, उसके बीच में आप किस तरह के चेंजेस देख रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कब उतार कब चढ़ाव, कौन से पोस्ट नए बन गए, कौन से ऑफिसर्स नए हो गए, टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से चेंज हो गया। तो आपको उसको राजा को या उसको उस ईयर को लिमिट में ना रख के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर थीम को लेके चलना पड़ेगा और फिर ड्रॉ करना पड़ेगा हिस्ट्री। तो मैं इस तरह से हिस्ट्री को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि अगर आप, क्योंकि जो प्राइमरी मेथड है वो सब यूज़ करके आ रहे हैं, आपने पहले ही पढ़ा, लेकिन ये जो मेथड है ये एक अलग और इम्पोर्टेंट मेथड है। इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है वो इसी 98 का किसी एक का हिस्सा होता है। और जब आप इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं तो ये सारे आपके कब्जे का हिस्सा, क्योंकि ये क्लोज हो गया ना, अब आपको इसमें कुछ छूटने का चांस नहीं है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बैंक में, वो दोबारा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो नया क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ से आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है कि क्वेश्चन पूछते क्या है, बनता कैसे है क्वेश्चन। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको
किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारा इसमें विषय है। इसके साथ एक और स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक और ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को। ये देखिए, ये है कालिदास और हिज 7 कंपोजिशंस। पहली बात तो ये कि मैं बहुत सारी किताबों में मैंने अपने स्टडी के दौरान देखा है कि कालिदास की 6 किताबें डिस्कस हैं, बट सच्चाई ये है कि जब आप उनको देखेंगे तो उसमें 7 किताबें हैं, और सातों जो किताबें हैं उसमें आप 7 के साथ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, हर बार 1 या 2 आप मिस करते रहते हैं, आपको थीम याद नहीं रहता कि कौन से बुक में क्या डिस्कस है। उसके लिए मैंने एक आपके लिए एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि पहली बात तो ये है कि 7 के साथ जो किताब है वो एक सब्जेक्ट या एक टाइप के नहीं हैं, उनको हम 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 3 किताबें इन्होंने लिखी जो कि नाटक है, ठीक है, तो नाटक एक अलग हो गया। 2 किताबें लिखी जो कि एपिक पोएम्स है, महाकाव्य हैं, जो काफ़ी लार्ज हैं, और 2 पोएम लिखी जो कि स्मॉल हैं, माइनर पोएम कहते हैं उसको। तो यहाँ से आप दिमाग में पहले सेट करिए कि इन्होंने कालिदास जी ने 3 अलग अलग तरह की रचनाएं की हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। उन्होंने रचनाएं कितनी की हैं आपको नहीं पता है, इसमें ये जोड़ना जरूरी है कि जो हमारे पास उपलब्ध है उनमें हमारे पास 3 अलग अलग तरह के रचनाएं मिलती हैं। कुछ नाटक हैं, कुछ महाकाव्य हैं, कुछ काव्य हैं। नाटक कितनी है? नाटक है 3 कौन कौन? इसके नाम बड़े बड़े हैं और 2 नाम ज्वाइंट है ये, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको मास्टरपीस भी कहते हैं। इसी को पढ़ के मतलब काफ़ी इस पे यूरोप में काफ़ी इस पे चर्चा हुई थी लंबे समय तक, और ट्रांसलेट किया गया इसको, इनको उपाधियाँ मिली, लेकिन लाइक कि इनको कहा गया कि शेक्सपियर ऑफ ईस्ट, तो इंडिया। तो शेक्सपियर इनसे कोई 1500 साल 1200-1300 साल बाद हुए हैं, तो ये तो लगता नहीं कि कोई सेंसिबल बात है। लेकिन हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे। हमारा जो विषय है कि हमें याद रखना है कि कौन कौन से राइटिंग्स हैं इनके, और उसमें थीम क्या है। 2 विषय यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। राइटिंग जो है, नाटक है, महाकाव्य है, काव्य है, प्लेज, एपिक पोएम्स एंड पोएम्स, ठीक है। प्लेज जो है वो 3 हैं, एपिक पोएम्स 2 हैं, और पोएम्स भी 2 हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 लंबे लंबे नाम है इसके, और 2 नाम ज्वाइंट हैं। ये आपको याद रहेंगे कि ये सीधे सीधे नाटक में है, आपने मिक्स करना ही नहीं इसको दूसरों के साथ। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। शकुंतला आप यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम से उठा सकते हैं। इसमें डिस्कस क्या है, इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें स्टेटस ऑफ वुमेन का पता चलता है अपने टाइम का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर नहीं आया है नेट में तो आएगा, ये आप कंफर्म रखिए। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी किताब जो विक्रमोर्वशीयम है, इसमें 2 वर्ल्ड थ्योरी की बात है कि एक जो हेवन स्वर्ग की बात है, ठीक है। पूर्वा और उर्वशी का डिस्कशन है इसमें सारा, तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है। तीसरा जो है मालविका अग्निमित्रम, इसमें इंटरकास्ट मैरिज का हमें थीम समझ में आता है, और उसका किस तरह का सोशल एफिलिएशन था, और वैल्यूज़ और नॉर्म्स किस तरह के डेवलप थे सोसाइटी में, उनका हमें जानकारी मिलता है मालविका अग्निमित्रम से, ठीक है। इसको अब आप मिक्स नहीं करेंगे एपिक पोएम के साथ और पोएम के साथ। हम पोएम पे आते हैं पहले। पोएम में देखिए, इसमें ऋतु संहार और मेघदूतम। अब ये दोनों देखिए, इसमें जो सीजन के या इस तरह से नाम है ना, ऋतु सीजन और मेघ एक सीजन है जो रेनी सीजन है, तो ये एकदम से साइड हो गया। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं एज ए स्टूडेंट। 2 तरीका याद रखने का, या तो आप 7 के 7 किताब को पढ़िए, समझिए और दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या फिर कुछ नेमोनिक्स बनाइए, कुछ टेक्निक लगाइए और उसको छांट लीजिए कि भाई ये नहीं हो सकता। तो ऋतु संहार जहाँ है वहाँ मेघदूतम है, क्योंकि दोनों में सीजन के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मेघदूतम में क्या डिस्कस है? यक्ष कोशिश करते हैं कि बादल के माध्यम से अपने एक प्रेमिका को चिट्ठी पत्र भेजने का, अपनी जो उनकी मन की बात है उसको पहुंचाने का। दोनों ये रोमांटिक पोएम है। और जो ऋतु संहार है उसमें 6 अलग अलग सीजन के बारे में डिस्कस है। इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस इस पर बहुत इसको फैसिनेट करते हैं। और जो एपिक पोएम्स है उसमें रघुवंशम और कुमार संभवम है, 2 किताबें हैं। ये क्या है? ये लंबे लंबे पोएम्स हैं, और इसमें पहले में रघुवंशम में जो है राजा रघु के बारे में बहुत, उनके पूरे डायनेस्टी के बारे में बातचीत है, इसमें बहुत वृहद बातचीत है ये। और दूसरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार याद नहीं रहता लोगों को, ये मतलब टिपिकल है ये। कुमार संभवम में क्या डिस्कस है? कुमार संभवम में पार्वती के जीवन के बारे में डिस्कस है, उनके बचपन से लेकर उनकी शादी जो होती है, विवाह होता है शिव से, वहाँ तक की बातचीत है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, एक तो कि एपिक पोएम को प्लेज को इंटरमिक्स नहीं करना है, और दूसरी बात है कि थीम क्या है, ठीक है।
तो 7, पहली बात की 7 किताबें हैं, दूसरी बात की 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया हमने, तीसरी बात की सबके थीम अलग अलग हैं, जो प्लेज हैं उनके नाम में उनका थीम छुपा हुआ है, काव्य हैं उनमें मेघदूतम है और ऋतु संहारम है। तो ऋतु संहारम में ऋतु के बारे में बात है, सीजन्स के बारे में बात है, मेघदूतम में बारिश के माध्यम से, बादल के माध्यम से चिट्ठी भेजने की बात है, मेघदूत बना के उसको भेजने का बात है। तो लिटरली आप समझ सकते हैं कि बार कुमार संभवम थोड़ा टिपिकल है, ये याद नहीं रहता, तो आप इसको नोट डाउन कर लें या थोड़ा सा इसको आप कोई नेमोनिक्स खुद से डेवलप कर लें कि ये इसमें पार्वती के जीवन के बारे में डिस्कस है। ये सारी बातें आज मैं आपके साथ रखना चाहता था। फिर हम आगे के लेक्चर्स में भी कुछ बातें करेंगे। ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट लेवल की बातें हैं, ये बेसिक्स बातें हैं और फंडामेंटल बातें हैं। इसमें कोई हाई प्रोफाइल हम हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आप अगर आप रेफ़र करना चाहेंगे तो क्लास 7 के बुक में एनसीईआरटी में ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दी गई है। मैंने बस इसको ज़रा अरेंज किया है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट को, वो क्या भूलते हैं, क्या याद रखते हैं, उसको थोड़ा सा इसमें मैंने पॉलिश करके यहाँ पे आपके सामने रखा है। हम फिर से मिलेंगे आगे कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। वी वेलकम सजेशंस। आपके कोई सजेशंस हो तो उसे हमें ज़रूर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।